अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। लेक्चर नंबर 12 करने जा रहे हैं हम डिस्क्रीट मैथ का, टाइप्स ऑफ रिलेशंस। रिलेशन हमने पीछे पढ़े थे, अब उन्हीं को आगे हमने फर्दर डिस्कस करना है कि वो कितनी तरह के होते हैं। तो बेसिक इसमें हमने 3 तरह के रिलेशंस पढ़ने हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, ये काफ़ी कंफ्यूजिंग लगता है लेक्चर बच्चों को, लेकिन इसको आप ज़रा डिटेल से मैं समझाऊंगी, आप लोग और से सुन लेंगे तो इंशाल्लाह ये आप लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तीनों के लिए सिर्फ एक एक पॉइंट है जो आपने माइंड में रखना है और उसी से आपको जो है वो आगे पहचान हो जाएगी सबकी। सबसे पहले आता है जी रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? लेट आर बी अ रिलेशन ऑन अ सेट ए, आर इज़ रिफ्लेक्सिव। आप एक सेट ले रहे हो, उस पर एक रिलेशन बन रहा है आर। अब वो रिफ्लेक्सिव कब होगा? इफ़ फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू आर, यानी ए से मुराद है दोनों सेम नंबर। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक सेट है 1 2 3 4 और इसका कोई आप रिलेशन बना रहे हो। ठीक है, इसके अंदर 1 1 भी आ रहा हो, 2 2 भी आ रहा हो, 3 3 भी हो और 4 4 भी हो, तो ऐसे रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। ठीक है, बहुत आसान सा है, सिर्फ क्या आपने माइंड में रखना है कि यहाँ पे अगर जितने नंबर्स हैं वो सारा जो है वो ऑर्डर सेट उनका सेम सेम बनाओ, यानी 1 का 1 के साथ भी बना होना चाहिए, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ और 4 का 4 के साथ। ऐसा रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता है। अब इसकी हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। उससे पहले रिमार्क देख लें कुछ कि आर जो है वो रिफ्लेक्सिव कब नहीं होगा, नॉट रिफ्लेक्सिव इफ़ एलिमेंट ए सच दैट ए डज़ नॉट बिलोंग टू आर। यानी फॉर एग्जांपल 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, लेकिन 4 4 इसके अंदर नहीं है, तो फिर हम कहते हैं ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में वो होगा जब सारे एलिमेंट्स का जो है ना एक दूसरे के साथ पेयर बना हुआ होगा। अब यहाँ पे 1 2 3 4 उन्होंने ए दे दिया है और नीचे 4 तरह के रिलेशन दिए, आपने बताना इनमें से कौन सा रिफ्लेक्सिव है और कौन सा रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो 1 1 2 2 3 3 4 4 होना चाहिए ना, तो देखिए 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है और 4 4 भी है, तो ये रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, उसके बाद R2 में देखें 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, लेकिन 4 4 हमें नज़र नहीं आ रहा, तो ये रिफ्लेक्सिव, इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। उसके बाद 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है और 4 4 है। ठीक है, बाकी एक्स्ट्रा भी बीच में आ रहे हैं, लेकिन हमारी बेसिक कंडीशन क्या है रिफ्लेक्सिव के लिए कि इनके आपस में ये पेयर्स बने में होने चाहिए, वो मौजूद हैं, तो इसलिए ये क्या है, रिफ्लेक्सिव होगा। फोर्थ वाले में हमें देखें 1 1 यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, तो बाकियों को देखने की ज़रूरत ही नहीं है, जब एक भी नहीं है तो इसका मतलब है कि वो नॉट रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक हो गया। उसके बाद इसका डायरेक्टेड ग्राफ कैसा होता है? डायरेक्टेड ग्राफ जब भी आप रिफ्लेक्सिव रिलेशन का बनाएंगे ना, तो इसमें क्या होता है, हर उसका मतलब जैसे हम निकालते थे ना 1 2 3 4 का डायरेक्टेड ग्राफ बनाते हैं, तो कैसे बनाते हैं, हम एरो निकालते हैं और उसी के अंदर एंटर करवाते हैं, तो ये 1 1 का पेयर बनता है ना, तो हर उसके वर्टेक्स पे या हर नंबर पे एक एरो उससे निकल के उसी के अंदर एंटर लाजमी हो रहा होगा। ये पहचान होती है डायरेक्टेड ग्राफ ऑफ अ रिफ्लेक्सिव रिएक्शन की। ठीक है, कि एक लूप होता है उसके ऊपर। ठीक है, वही ऊपर वाली हमें एग्जांपल्स जो हैं वो उन्होंने दे दिए और उनके डायरेक्टेड ग्राफ्स हमें बता दिए हैं नीचे। तो ये हमारे सामने डायरेक्टेड ग्राफ्स बने हुए, इनको हम डिस्कस करते हैं। पहले यहाँ पे देख लें कि वही सेम ऊपर वाली हैं। ठीक है, इनको दोबारा मैं डिस्कस नहीं करूँगी। 1 1 2 2 3 3 4 4, इसमें देखिए 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 नहीं है, तो ये नहीं होगा। उसके बाद 1 1 2 2 3 3 4 4 है, वही सेम ऊपर वाले दिए हुए हैं। इनके डायरेक्टेड ग्राफ्स उन्होंने हमें आगे बना के दिखा दिए हैं। उनको अगर आप गौर से देखें तो इसमें 1 के ऊपर भी लूप है, 2 के ऊपर भी है, 3 के ऊपर भी है और 4 के ऊपर भी है। इसका मतलब है इसको हम कहेंगे कि ये डायरेक्टेड ग्राफ जो है ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे 1 1 तो है, 2 का 2 पे भी लूप है, 3 पे भी लूप है, लेकिन 4 पे लूप नहीं है, इट मीन्स ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। यहाँ पे 1 पे भी लूप है, 2 पे भी है, 3 पे भी है और 4 पे है, ये रिफ्लेक्सिव होगा। यहाँ पे 2 पे लूप है और 3 पे है, लेकिन 1 और 4 पे लूप नहीं है, इट मीन्स ये भी रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, तो आपने देख लिया कि अगर ग्राफ दिया हुआ है तो फिर कैसे बताना है वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं, और अगर हमें सिंपल रिलेशन दिए हुए हैं तो फिर आपने कैसे बताना है। एक और हमने नोटेशन पढ़ी थी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन पिछले लेक्चर के अंदर, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मैट्रिक्स जो है वो किस तरह का बनता है। मैट्रिक्स आपको पता है ना कैसे हम लिखते थे, 1 1 आता था, जो पेयर मौजूद होता है और जो पेयर मौजूद नहीं होता वहाँ पे हम 0 लिखते थे। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव का जब आपके पास होगा ना, तो मेन जो डायगनल एलिमेंट्स हैं ना वो 1 होंगे। ठीक है, बाकी भी 1 हो सकते हैं, लेकिन डायगनल लाजमी 1 होंगे। जैसे यहाँ पे देखो 1 का 1 के साथ तो 1 आ गया, 2 का 2 के साथ तो 1 आ गया, 3 का 3 के साथ पेयर बनाएं तो 1 आ गया। यानी ये निशानी होती है डायगनल एलिमेंट्स 1 होने चाहिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए। तो इसमें डायगनल एलिमेंट्स 1 नज़र आ रहे हैं हमें, इट मीन्स ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मैट्रिक्स है। ठीक है,
यहाँ पे रिफ्लेक्सिव एंड हो जाता है। तो एक दफ़ा फिर मैं आपको रिवाइज़ करवा देती हूँ, यानी ए की फॉर्म में जब पेयर्स होंगे तो हमारे पास जो रिलेशन होता है वो रिफ्लेक्सिव होता है, यानी दोनों सेम हो, 1 1 भी हो, 2 2 भी हो, 3 3 भी हो और 4 4 भी हो। और डायरेक्टेड ग्राफ में हमने कहा कि लूप का होना ज़रूरी है, हर नंबर के ऊपर लूप होगा तो ही वो डायरेक्टेड ग्राफ हम कहेंगे कि वो रिफ्लेक्सिव को शो कर रहा है। और डायगनल एलिमेंट्स अगर 1 होंगे तो वो जो मैट्रिक्स होगा वो किसको शो करेगा, रिफ्लेक्सिव को। ठीक है, ये 3 बातें इसके अंदर मेन थी जो आप लोगों ने याद रखनी है। उसके बाद हम चलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन के ऊपर। तो सिमेट्रिक के अंदर देखें उसकी डेफिनेशन हम कैसे करते हैं कि अगर ए बी रिलेशन के अंदर मौजूद है तो बी ए भी लाजमी होना चाहिए, यानी उलट हो। अगर ए का बी के साथ रिलेशन बन रहा है तो बी का भी ए के साथ बनना चाहिए। दो MCQs के लिए दोनों नोटेशंस आपने याद रखनी है। मतलब क्या इस बात का कि अगर सेट रिलेशन के अंदर आपके पास 1 2 मौजूद है तो उसके अंदर 2 1 भी होना चाहिए। अगर आपके पास 2 3 मौजूद है तो 3 2 भी होना चाहिए। ठीक है, हर किसी का उलट लाजमी साथ में दिया होना चाहिए। दैट इज़ कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन। अब इसकी एग्जांपल्स कर लेते हैं हम। और वो नॉट सिमेट्रिक कब कहलाएगा, ठीक है, जब ए बी तो बिलोंग करता है लेकिन बी ए उससे बिलोंग नहीं करता। देखें ये रिलेशंस दिए हैं 1 2 3 4, तो देखें 1 1 है, 1 1 का उलट भी 1 1 ही होगा ना, तो वो हम कहेंगे कि वो इसके अंदर मौजूद है। अब ये 1 3 है, इसका उलट 3 1 होना चाहिए, तो 3 1 है यहाँ पे, हाँ जी है, तो ये हमारा ठीक हो गया। 2 4 है तो 2 4 का उलट 4 2 भी इसके अंदर होना चाहिए, तो 4 2 भी मौजूद है। इसका मतलब है ये सिमेट्रिक रिलेशन है। ठीक है, सेकेंड वाले को देखें, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है। 1 1 का उलट भी 1 1 ही बनेगा, 2 2 का उलट भी करें तो 2 2, इसका उलट 3 3, इसका उलट 4 4। तो वो सारी चीज़ें ऑलरेडी इसके अंदर मौजूद हैं, तो हम कहेंगे ये भी क्या है, सिमेट्रिक है। ये रिफ्लेक्सिव भी है क्योंकि रिफ्लेक्सिव की भी प्रॉपर्टी को कंप्लीट कर रहे हैं ना, 1 1 2 2 3 3 4 4, और ये सिमेट्रिक को भी शो कर रहे हैं। ठीक है, ये दोनों में आ जाएगा। अच्छा, इसमें देखें 2 2 है तो 2 2 का उलट भी 2 2 होता है, तो वो ठीक हो गया। 2 3 है तो उसका उलट 3 2 होना चाहिए था, जो कि यहाँ पे मौजूद नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कि ये जो है वो सिमेट्रिक नहीं होगा। 4 वाला देख लें, 1 1 का उलट 1 1 होता है, 2 2 का उलट 2 2 होता है, 3 3 का उलट 3 3 होता है, 4 3 का उलट जो है वो 3 4 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 3 4 हमें नज़र नहीं आ रहा, तो इसलिए भी ये सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, बाकी सबके तो हैं लेकिन एक का भी अगर मौजूद नहीं है ना, तो हम कहते हैं फिर इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। ठीक हो गया। पेपर में ना अक्सर इस तरह के शॉर्ट अगर आते हैं तो वो कहते हैं रीज़न बताएं, तो वो रीज़न इसी तरह से आपने बता देनी है। R4 इज़ नॉट सिमेट्रिक बिकॉज 4 3 जो है वो R से बिलोंग कर रहा है, बट 3 4 डज़ नॉट बिलोंग टू R4। इसी तरह से 3 हमने क्यों कहा था कि सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि उसमें 2 3 तो था लेकिन 3 2 नहीं था, तो आपने बता देना इट इज़ नॉट सिमेट्रिक बिकॉज 2 3 तो बिलोंग कर रहा है R3 से, बट 3 2 उससे बिलोंग नहीं कर रहा। ये इस तरह से आप उसको जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में आंसर कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसका जो डायरेक्टेड ग्राफ है वो कैसे होता है। डायरेक्टेड ग्राफ अब देखें, हमने कहा कि 1 का 2 के साथ अगर रिलेशन बन रहा है तो 2 का 1 के साथ भी बनना चाहिए, यानी अगर आप इसका यूं डायरेक्टेड ग्राफ बना रहे हो, अगर 1 2 उसके अंदर है तो 2 1 भी लाजमी होगा। तो इसकी ये निशानी होती है कि आपके पास अगर एक नंबर से एरो निकल के दूसरे पे जा रहा है तो उसी से वापस पहले पे भी आना चाहिए। ये निशानी होती है जी हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशन के डायरेक्टेड ग्राफ की। ठीक है, इनको ज़रा डायरेक्टेड ग्राफ से भी देख लेते हैं हम। ये देखें, 1 से 3 पे जा रहा है तो 3 से 1 पे भी आ रहा है, 2 से 4 पे अगर आ रहा है तो 4 से 2 पे भी आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा सिमेट्रिक हो गया। अब 1 से 1 पे आ रहा है, 2 से 2 पे आ रहा है, 3 से 3, 4 से 4, ये भी सिमेट्रिक हो गया। ये रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है। उसके बाद यहाँ पे देखें तो 2 से 3 पे तो आ रहा था लेकिन 3 से 2 पे नहीं जा रहा, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। अब देखें 4 से 3 की तरफ तो एरो जा रहा है लेकिन 3 से 4 की तरफ नहीं आ रहा, इट मीन्स ये भी हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, डायरेक्टेड ग्राफ भी समझ आ गया। उसके बाद इसका जो मैट्रिक्स है उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है। इसके अंदर क्या होता है कि जो पहली रो के एलिमेंट होंगे ना वही पहले कॉलम के एलिमेंट होंगे, जो दूसरी रो के एलिमेंट होंगे वो दूसरे कॉलम के एलिमेंट होंगे, और जो तीसरी रो के एलिमेंट होंगे वो तीसरे कॉलम के एलिमेंट होंगे। ठीक है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से होती है। इसकी देखें, रो क्या है, यहाँ पे अगर आप देखें तो रो हमारी 0 0 1 है, 0 0 1, और कॉलम भी हमारा 0 0 1 है। पहला कॉलम और पहली रो सेम है। ठीक है, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स सेम होने चाहिए फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स के, इसी तरह से सेकंड रो के एलिमेंट्स को सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स के जैसा होना चाहिए, थर्ड रो के एलिमेंट्स को थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स के जैसा होना चाहिए। ठीक है, सेकंड रो देखें 0 1 0 है और सेकंड कॉलम भी 0 1 0 है, थर्ड रो 1 0 1 है और थर्ड कॉलम भी 1 0 1 है। ये निशानी होती है सिमेट्रिक के मैट्रिक्स की। ठीक है, तो इसमें भी तीनों चीज़ें हमारी देखें डिस्कस हो गई। हमारे पास जो
रिलेशन है वो कब सिमेट्रिक होगा कि अगर ए बी उसके अंदर मौजूद है तो बी ए भी लाजमी होना चाहिए, यानी उसका उलट भी मौजूद हो। ठीक है, ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए। और डायरेक्टेड ग्राफ में हमने देखा कि अगर एक मैट्रिक्स से दूसरे की तरफ एरो जा रहा है तो दूसरे से पहले की तरफ भी आना चाहिए। ठीक है, और मैट्रिक्स में भी हमने देख लिया कि जो रो हम देखते हैं वही कॉलम जो है वो सेम होना चाहिए, यानी फर्स्ट रो देख रहे हो तो फर्स्ट कॉलम उस जैसा होना चाहिए। ये सिमेट्री की 3 चीज़ें हो गई जो आपने याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव के अंदर क्या होता है, पहले मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ फिर इसकी नोटेशन पे आते हैं कि अगर आपके पास 1 2 है और 2 3 है तो 1 3 भी होना चाहिए। क्या मतलब है इस बात का, 1 2 है तो 2 से शुरू होने वाला अगला जो होगा पेयर, ये 2 से शुरू हो रहा है ना, 2 से शुरू होने वाला जो पेयर होगा फिर 2 को आप इग्नोर कर दें तो 1 और 3 भी मौजूद होना चाहिए। ये कंडीशन होती है ट्रांजिटिव रिलेशन की। ठीक है, इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं कि अगर ए बी है और फिर बी से शुरू होने वाला कोई और पेयर है जैसे बी सी, तो बी इग्नोर कर दें तो ए सी भी इसके अंदर मौजूद होना चाहिए। ये हमारे पास कंडीशन होती है ट्रांजिटिव के लिए। ठीक है, और नॉट ट्रांजिटिव कब होगा, अगर ए बी है और बी सी है लेकिन ए सी नहीं है, यानी ए बी और बी सी तो है लेकिन ए सी उसके अंदर नहीं है, तो फिर हम कहते हैं कि वो नॉट ट्रांजिटिव है। ठीक हो गया। अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, इसकी रिलेशन हमें दिए हुए हैं तो हम देखते हैं ज़रा। 1 1 है तो ये 1 पे ख़त्म हो रहा है ना, 1 से शुरू होने वाला और कौन सा है, ये है, तो देखें 1 2 इसके अंदर मौजूद होना चाहिए था। तो ये देखें 1 2 इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, अब ये 1 पे ख़त्म हो रहा था तो ये भी 1 से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो अब 1 और 3 भी इसके अंदर मौजूद होना चाहिए था, तो वो देखें 1 3 तो मौजूद है, ये भी कंडीशन पूरी हो गई। अब ये 1 2 पे ख़त्म हो रहा था तो 2 से शुरू होने वाला कोई और है, ये 2 से शुरू होने वाला है। ठीक है, तो इसका 1 और इसका 3 यानी 1 3 इसके अंदर मौजूद होना चाहिए जो कि मौजूद है। ठीक है, ये 3 पे ख़त्म हो रहा है लेकिन 3 से शुरू होने वाला कोई भी आगे एलिमेंट नहीं है तो उसको हम टेस्ट नहीं कर सकते। तो यानी ये कंडीशन हमारी यहाँ पे सारी ट्रू हो रही है ट्रांजिटिव की। ठीक हो गया। अब देखें इसका, देखें पहला 1 है और दूसरा क्या है 2, तो 2 से शुरू होने वाला और कौन सा है, ये 2 से शुरू होने वाला है। ठीक है, तो अब इसका पहला 1 और इसका दूसरा 3, 1 3 इसके अंदर मौजूद होना चाहिए था। क्या 1 3 आपको कहीं पे नज़र आ रहा है, नहीं नज़र आ रहा, इट मीन्स ये हमारा ट्रांजिटिव नहीं होगा। थर्ड पे आ जाए, 2 1 है तो ये 1 पे ख़त्म हो रहा है, 1 से शुरू होने वाला और कोई है नहीं है, चलें उसको छोड़ दें, अगले पे चले जाते हैं। 2 4 4 पे ख़त्म हो रहा है, 4 से शुरू होने वाला कोई है नहीं है। ठीक है, आगे चले जाते हैं, इसमें ये 3 पे ख़त्म हो रहा है और 3 से शुरू होने वाला ये है, यानी 2 4 भी इसके अंदर मौजूद होना चाहिए, तो वो 2 4 इसके अंदर मौजूद है ना, तो ये भी ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, आपने ऊपर देखा ना कि ए बी हो और बी सी भी हो, ये दोनों हों और फिर ए सी हमने देखना होता है। अब यहाँ पे 2 1 था तो 1 से तो शुरू कोई हो ही नहीं रहा ना, तो ये आगे ही नहीं चल पा रहा, इसकी यहाँ से नहीं पूरी हो रही, तो हम उसको नॉट ट्रांजिटिव नहीं कह सकते। ठीक है, नॉट ट्रांजिटिव सिर्फ तब है अगर ये 2 मौजूद हों और तीसरा ना हो, तो इसमें तो दूसरा ही नहीं था ना जो 1 से शुरू हो रहा है, तो आप ये नहीं कह देना कि वो नॉट ट्रांजिटिव है। नॉट ट्रांजिटिव सिर्फ तब होगा अगर 2 1 है और 1 से शुरू होने वाला कोई और होता और फिर उसका पहला और आखिरी हम देखते कि है या नहीं है। ठीक हो गया। डायरेक्टेड ग्राफ कैसा बनता है इसका, फॉर अ ट्रांजिटिव डायरेक्टेड ग्राफ वेदर देयर इज एन एरो गोइंग फ्रॉम 1 पॉइंट टू द सेकंड एंड फ्रॉम द सेकंड टू द थर्ड देयर इज एन एरो गोइंग डायरेक्टली फ्रॉम द फर्स्ट टू द थर्ड। क्या मतलब है इस बात का, आपके पास 1 है 2 है और 3 है, 1 से 2 तक जा रहा है एरो और 2 से 3 तक जा रहा है, तो 1 से डायरेक्ट 3 तक भी जाना चाहिए। ये ट्रांजिटिव का जो है वो डायरेक्टेड ग्राफ होता है। ठीक है, इसकी मैं आपको आगे डायरेक्टेड ग्राफ की एग्जांपल्स दिखा देती हूँ। देखें 1 से 2 जा रहा है, 2 से 3 जा रहा है, 1 से डायरेक्ट भी 3 तक जा रहा है, तो ये ट्रांजिटिव हो गया हमारा। अब 1 से 2 जा रहा है, 2 से 3 जा रहा है, तो 1 से 3 भी जाना चाहिए था, जो कि यहाँ पे नहीं जा रहा, तो ये हमारा ट्रांजिटिव नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे देखें तो ये ना डायग्राम उन्होंने आई थिंक सही नहीं बनाई, हम इसको ज़रा दोबारा बना लेते हैं। 1 2 3 उन्होंने इधर रखा है, 4 यहाँ रखा है, आप अपनी मर्ज़ी से कहीं पे भी रख सकते हैं। ठीक है, हम ज़रा पेयर्स को देख के पहले डायरेक्टेड ग्राफ बना लेते हैं, फिर उसको टेस्ट करते हैं। देखिए पहले क्या है 2 1, तो 2 से 1 की तरफ एरो आ गया, फिर क्या है 2 4, तो 2 से 4 की तरफ एरो आ गया, 2 3, 2 से 3 की तरफ एरो आ गया, और 3 4, 3 से 4 की तरफ। ये इन्होंने थोड़ा सा उसको जो है ना वो मिस किया हुआ था बीच में, तो ये हमारा डायरेक्टेड ग्राफ बन रहा है R3 के लिए अकॉर्डिंग टू वैल्यूज़। तो देखें 2 से 3 की तरफ एरो जा रहा है और 3 से 4 की तरफ जा रहा है, तो 2 से डायरेक्ट भी 4 की तरफ जा रहा है, तो ये भी हमारा ट्रांजिटिव होगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे 3 कॉन्सेप्ट्स हमारे पूरे हो जाते हैं। इसके अंदर भी आपने तीनों देख ली, ट्रांजिटिव के अंदर भी, सिमेट्रिक की भी तीनों चीज़ें देख ली हमने, डायरेक्टेड ग्राफ, मैट्रिक्स और वो, और साथ में हमने जो रिफ्लेक्सिव था उसका भी देख लिया। ठीक है,
अब देखें एक्सरसाइज दी हुई आगे, और ये एक्सरसाइज आप लोगों ने खुद देख लेनी है क्योंकि लेक्चर काफ़ी हमारा ना लंबा हो जाता है और मिड टर्म आपके आ गए हैं, बहुत ज़्यादा डिमांड है कि हाँ जी बना दें, लेक्चर्स बना दें जल्दी से, तो मैं बना रही हूँ। बाकी आप लोगों ने यहाँ से थोड़ा बहुत देख लेना है आगे ट्रांजिटिव वगैरह। यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म में दिए हुए हैं, सिंबॉलिक इतनी ज़्यादा नहीं आती आपको, जैसे मैंने इधर पीछे एग्जांपल्स दे के समझाया ना 1 2 2 3 1 3 इस तरह करके, वो ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ये सिंबॉलिक वाले इतने ज़्यादा नहीं आते, लेकिन इनको एक नज़र बस देख लीजिएगा, बाकी दीज आर नॉट सो इम्पोर्टेंट। आगे हम अगर चलें तो कोई नई चीज़ यहाँ पे आ रही है जनाब, इक्विवेलेंस रिलेशन। ये क्या होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन ये होता है लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट एंड आर अ बाइनरी रिलेशन ऑन ए, यानी एक आपके पास सेट है जो कि एम्प्टी नहीं होना चाहिए, और उस सेट पे कोई रिलेशन आप लगा रहे हैं तो आर जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है अगर वो रिफ्लेक्सिव भी हो, वो सिमेट्रिक भी हो, वो ट्रांजिटिव भी हो। ये अक्सर एमसीक्यू भी आता है कि इक्विवेलेंस रिलेशन कौन सा होता है, वो रिलेशन जो एट अ टाइम रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तीनों चीज़ें उसके अंदर हैं, तो फिर हम कहते हैं कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। जैसे ये देखें, ये आपको उन्होंने एक रिलेशन दे दिया है, तो पहले इसको आप ज़रा रिफ्लेक्सिव के हिसाब से टेस्ट करें। 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है। फिर आप सिमेट्रिक के हिसाब से देखें, 1 1 है तो उसका उलट भी 1 1 होगा, वो इसके अंदर मौजूद है। 2 2 है तो उसका उलट भी 2 2 होगा जो इसके अंदर मौजूद है। 2 4 है तो उसका उलट 4 2 होगा जो इसके अंदर मौजूद है। 3 3 का उलट जो है वो 3 3 होगा, 4 4 का उलट 4 4 होगा, तो ये सिमेट्रिक भी हो गया। अब ट्रांजिटिव को हम टेस्ट कर लेते हैं। पहला 1 पे ख़त्म हो रहा है और कोई 1 से शुरू हो रहा है, नहीं हो रहा। ये 2 पे ख़त्म हो रहा है और कोई 2 से शुरू हो रहा है, ये 2 से शुरू हो रहा है, तो ये 2 और 2 अगर हम इग्नोर कर दें तो 2 4 इसके अंदर होना चाहिए, जो कि यहाँ पे ये 2 4 मौजूद है हमारे पास। ठीक हो गया। अब दूसरे को हमने देख लिया, तीसरे को देखें। 4 पे ख़त्म हो रहा था तो 4 से शुरू होने वाला ये है, तो 2 2 इसके अंदर होना चाहिए था जो कि है, ठीक है। और 4 से एक और ये भी शुरू हो रहा है, तो 2 4 इसके अंदर होना चाहिए था जो कि ऑलरेडी इसके अंदर मौजूद है। इसी तरह से अगर आप 3 3 को देखें तो ये 3 पे एंड हो रहा है और कोई 3 से शुरू ही नहीं हो रहा। इसको देखें तो 2 पे एंड हो रहा है, 2 से शुरू होने वाला ये है, ठीक है। तो 4 2 और 2 2, तो 2 2 आप इग्नोर करें तो 4 2 इसके अंदर होना चाहिए जो कि मौजूद है। इस तरह से 4 4 का उलट हुआ है 4 4 होगा। तो देखें अब यहाँ पे हमारे पास जितने भी हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तीनों की कंडीशंस पूरी हो रही हैं। इसका मतलब है ये एक बाइनरी रिलेशन जो है ये इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। ठीक हो गया। अब कॉन्ग्रुएंसेस क्या होती हैं, आप देखें, ये अक्सर ना एमसीक्यू में चीज़ आ जाती है कि आपके पास अगर इस तरह से लिखा हुआ है m = n mod d, इसका मतलब ये है कि d जो है ना वो m - n को डिवाइड करे, यानी n यहाँ प्लस हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, m के साथ माइनस हो जाएगा और इधर सिर्फ मॉड d रह जाएगा। तो उसको आप यूँ लिख सकते हो d और ये, यानी d डिवाइड्स m - n। कैसे पढ़ते हैं इसको, d डिवाइड्स m - n, ठीक है। और इसको हम कैसे लिखते हैं, अगर d इसको डिवाइड कर रहा है इसका मतलब है d को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वापस आ जाएगा। इसको सिंपल से अगर मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊं तो देखें, आप कहते हैं 2 डिवाइड्स 10, 2 डिवाइड्स 10, तो आप लिख सकते हो 10 = 2 × 5, यानी 2 अगर 10 को डिवाइड कर रहा है तो 2 को आप किसी भी नंबर से, किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो ही 10 आएगा ना। तो यहाँ पे वो जो k है ना वो वाला नंबर है जिससे आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जैसे इस केस में हम 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 10 आ रहा है, तो 5 जो है वो k की वैल्यू हो जाएगी, 2 जो है वो d की वैल्यू हो जाएगी और 10 जो है वो m - n की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। मज़ीद एग्जांपल्स करते हैं। देखें, कहते हैं इस 22 = अगर नज़र आ रहा है आपको, ये देखें, इस 22 = 1 mod 3, क्या ये ट्रू है। तो देखें हमने क्या कहा था, यहाँ जो प्लस हो रहा होता है वो इधर आके क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, यानी 22 - 1 बनेगा। और 3 जो है हमने देखना है कि 3 क्या इसको डिवाइड करता है, तो ये 22 - 1 करेंगे तो ये 21 बचेगा ना, तो 3 7 = 21 होता है, यानी जो 21 है वो किसके इक्वल है, 3 × 7। तो k की वैल्यू यहाँ पे 7 हो गई, d की वैल्यू हमारे पास 3 हो गई और m - n की वैल्यू 21 हो गई। तो यानी ये पूरा उसको डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब है ये कंडीशन ट्रू है, ये रिलेशन ट्रू है। सो 22 = 1 mod 3, ये ठीक लिखा हुआ है। अब आगे चलें, -5 = +10 mod 3, तो इसको हमने इधर ला के माइनस करना होता है ना, यहाँ पे रह जाएगा mod 3, तो ये हो जाएगा -15 और वो mod 3 इधर आके हम उसको यूँ लिखते हैं 3 डिवाइड्स, क्या 3 इसको डिवाइड करता है, तो हाँ जी करता है। -15 को अगर हम देखें तो वो 3 5 - 5 तो -5 हमारे पास k की वैल्यू हो जाती है,
ये डी की वैल्यू हो जाती है और ये m माइनस एन, तो ये रिलेशन होल्ड कर रहा है, इसका मतलब है ये भी ठीक स्टेटमेंट है। अब ये देखें 7 माइनस 7 और साथ में क्या आ रहा है मॉड 3, तो ये 7 इधर आके माइनस होगा तो 7 माइनस 7 बनेगा और 3 को आपने इस पर डिवाइड करके देख लेना है, तो 3 डिवाइड 0, तो 3 तो 0 को डिवाइड करता है ना, 0 तो हर नंबर से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो 3 इज़ इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 0 इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 0, तो ये भी कंडीशन ठीक है। अगला देखें 14 माइनस 4 करें, 4 इधर आके माइनस होगा, 10 बचेगा, 10 तो 3 पे डिवाइड नहीं होता ना, ठीक है, तो ये रिलेशन जो है वो ठीक नहीं है, 10 इज़ नॉट इक्वल टू 3, यानी ये उस पर डिवाइड नहीं होता, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट एक और एक्सरसाइज है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास हैं जी इंटीजर्स और एक रिलेशन हमें दे दिया उन्होंने MRN और ये इक्विवेलेंट है m इज़ इक्वल टू n मॉड 3, यानी ये इधर आएगा तो m माइनस n बनेगा और इसको इस तरह से 3 पे डिवाइड करना है। तो आपने बताना है कि क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस से मुराद है कि ये रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, ये सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ये ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। तो हम पहले इसको रिफ्लेक्सिव के लिए ज़रा टेस्ट कर लेते हैं कि रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, दोनों सेम नंबर होते हैं ना, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, तो हम इस n की बजाय इसको m ही कंसिडर करते हैं क्योंकि दोनों सेम होने चाहिए रिफ्लेक्सिव के अंदर। तो हम कहते हैं m इज़ इक्वल टू m मॉड 3, इस n की जगह हम m कर देते हैं। अब वो m इधर आके माइनस होगा तो m माइनस m जो है वो 0 बचेगा और 0 जो है वो 3 पे तो डिवाइड हो सकता है, जैसे ऊपर मैंने अभी आपको बताया कि आप 3 को 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 आ जाता है आपके पास। इसका मतलब है ये रिलेशन होल्ड कर रहा है MRM, तो इसका मतलब है R जो है वो रिफ्लेक्सिव है क्योंकि MM उसके अंदर मौजूद है। उसके बाद देखते हैं सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक में हमने क्या करना होता है कि अगर A B है तो B A B होना चाहिए, तो हम M और N यहाँ पे ले रहे हैं, तो अगर हम कहते हैं कि MRN उसके अंदर मौजूद है तो NRM भी होना चाहिए, यानी MN है तो NM भी होना चाहिए। तो उसके लिए हम कैसे लिखते हैं, वही कंडीशन m इज़ इक्वल टू n इंटू मॉड 3, तो n जो है वो इधर आके माइनस होगा तो m माइनस n और ये जो मॉड 3 है यानी 3 इसको डिवाइड कर रहा है, तो ये 3 जो है उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो m माइनस n आएगा ना। जैसे यहाँ पे ऊपर हम 3 को 7 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, इसी तरह से यहाँ पे देखें कि 3 को हम किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर हम k कह देते हैं, तो m माइनस n इज़ इक्वल टू k। अगर आप यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हो तो m जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, n पॉजिटिव, और जो वो माइनस कॉमन लिया होगा हमने वो दूसरी साइड पर जाके k के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यानी n माइनस m को हम इस तरह से लिख सकते हैं, m माइनस n की जगह n माइनस m आ गया, 3 इसको जो है वो डिवाइड कर रहा है। तो अब इसको अगर हम वापस उस फॉर्म में लेकर जाएं इस फॉर्म में, तो अब ये n इधर ही रहेगा, जो माइनस हो रहा होता है वो उधर जाके प्लस हो जाता है, ठीक है। तो m इधर आ जाएगा अंदर मॉड 3, तो पहले m इज़ इक्वल टू n था, अब n इज़ इक्वल टू m आ गया, यानी एक दूसरे का ऑपोजिट यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। अगर m r n था तो अब n r m भी इसके अंदर मौजूद है, तो ये सिमेट्रिक हो गया, ठीक है। ट्रांजिटिव क्या होता है, हमें पता है कि अगर a b है और बी सी है तो ए सी भी उसके अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 3 नंबर्स लेंगे यहाँ पे, क्योंकि ए बी सी 3 चाहिए होते हैं, तो एक एम आर एन हो जाएगा, एक एन आर पी, यानी अगर एम एन है उसके अंदर एम एन है एन पी है तो पी आर भी होना चाहिए, ठीक है। या हम कहते हैं कि पी एम एम एन है एन पी है तो एम पी भी उसके अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, एम एन को हम लिखेंगे एम आर एन, एन पी को हम लिखेंगे एन आर पी और एम पी को हम लिखेंगे एम आर पी, ठीक है। इसके लिए अब हमने टेस्ट करना है, तो हम ज़रा पहले एम आर एन और एन आर पी के लिए कर लेते हैं। एम आर एन के लिए क्या होगा, एम इज़ इक्वल टू एन मॉड 3 और एन और पी के लिए क्या होगा, एन इज़ इक्वल टू पी मॉड 3। अब उसके बाद यहाँ पे देखें तो दोनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं, तो हम उसको 3 और ये n इधर आके माइनस हो जाएगा m माइनस n, ये p इधर आके माइनस होगा तो n माइनस p, ठीक है। अब 3 के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई करना है, आप k कह दें, आप r कह दें या कुछ भी कह दें, और यहाँ भी 3 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, k लिख लें या r या s जो भी आप लिखना चाहते हैं। अब क्या करते हैं, हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं, ये वाली साइड्स आपस में ऐड होंगी, m माइनस n प्लस n माइनस p, माइनस n प्लस n माइनस p, दूसरी साइड्स आपस में ऐड हो जाएंगी 3r प्लस 3s। अब 3 कॉमन आ रहा है तो अंदर r प्लस एस बचेगा, और r प्लस एस क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट थे ना, दोनों को ऐड करके भी एक कांस्टेंट ही बचेगा हमारे पास, तो उसको हम सिर्फ k से भी रिप्लेस कर सकते हैं। और यहाँ पे देखें माइनस n प्लस n से कट होगा तो m माइनस पी आ जाएगा, तो अब 3 जो है वो m माइनस पी को डिवाइड कर रहा है, तो हम उसको लिख सकते हैं m इज़ इक्वल टू पी मॉड 3, यानी एम आर पी यहाँ पे जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास ट्रांजिटिव भी होगा।
तो यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया कि ये तीनों है इक्विवेलेंस रिलेशन है, इसके अंदर ट्रांजिटिव भी है, रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है। ठीक है, खैर ये जो सिंबॉलिक चीज़ें हैं ना ये सिर्फ MCQs में आती हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में आपको इस तरह की नहीं आएंगी। पेपर बहुत आसान होता है, थोड़ा सा उन्होंने यहाँ पे ना हैंडआउट्स में कॉम्प्लिकेशंस दी हैं, थोड़ी डेरिवेशंस वगैरह दी हैं, लेकिन आप लोगों ने परेशान नहीं होना। मेन जो इसका कॉन्सेप्ट है ना मैंने आपको शुरू में जो बताया तीनों का, वो आपने याद रखना है। उसके बाद इक्विवेलेंस रिलेशन की डेफिनेशन याद रखनी है। ठीक है, मेन यही पॉइंट्स है इसके अंदर, वो आप लोगों ने याद कर लेने हैं।